हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने पढ़ाया था प्राथमिक व द्वितीयक सेल के बारे में, ठीक ना। जिसमें से प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई थी। प्राथमिक सेल को हम इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं और द्वितीयक सेल को उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। बहुत सारी बातें उसमें हुई थी, तो उम्मीद करता हूं कि आपने उसका अध्ययन करा होगा। आज एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं फ्यूल सेल का, ईंधन सेल का। तो इस चैप्टर का काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है, उतना ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे आपकी एकेडमिक वाली हो, ठीक है ना। इन जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी, और जो आपके तमाम कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो CUET हो, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो नीट का हो, सभी में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज डिस्कस करते हैं ईंधन सेल के बारे में और जानते हैं कि ईंधन सेल क्या होता है। तो आपने अभी तक विद्युत रासायनिक सेल में प्राथमिक सेल भी पढ़ लिया, द्वितीयक सेल भी पढ़ लिया, उसमें तमाम चीजें सीखी। एनोड होता है, कैथोड होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, ठीक ना। ईंधन का नाम नहीं आया होगा। अगर हम बात करते हैं ईंधन की यानी फ्यूल सेल की, तो फ्यूल सेल में जो फ्यूल है उसको सुनते ही आप क्या सोचते होंगे, आपके मन में क्या आता होगा? यही कि कोई इसमें फ्यूल भरा जाता होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, फ्यूल भरा जाता है इसमें। और वो फ्यूल कौन कौन से होते हैं अभी उसके बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन से फ्यूल होते हैं। लेकिन इससे भी पहले हम जरा बात कर लें, क्योंकि ये हेडिंग है ईंधन सेल की, तो सबसे पहला काम आपका हो जाएगा कि ईंधन सेल होता क्या है। हम इसको यानी परिभाषा को जानते हैं कि ईंधन सेल कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एक सिंपल सा ईंधन सेल यानी उसका एक रेखा चित्र टाइप का, एक्चुअल तो नहीं कह सकते, रेखा चित्र है, ये बनाया हुआ है हमने। तो ईंधन सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है, या आप सीधे सेल भी बोल सकते हैं। एक ऐसा सेल है जो किसी ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। परिभाषा क्लियर हुई? कैसे बोलेंगे कि वह विद्युत रासायनिक सेल या वह गैल्वेनिक सेल जो किसी ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ईंधन सेल कहलाता है, ठीक है। अब ईंधन सेल में देखिए, ईंधन इधर लिख दिया मैंने, ईंधन फ्यूल। इसमें क्या होता है? फ्यूल में ईंधन, इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो ये फ्यूल सेल उस रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस में बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। तो ये अपने नोट्स में आप लोग शॉर्ट में भी बना लिया करिए, और इसी को देख करके आप परिभाषा बनाना सीखिए, ठीक है ना। कि ईंधन सेल, यहां ईंधन सेल लिख देते हैं। तो ईंधन सेल करती क्या है? वो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे ही आप परिभाषा बना लेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि ईंधन सेल में हम किस ईंधन का यूज करते हैं। तो जो उसके फ्यूल होंगे, यानी ईंधन क्या होगा? ईंधन यानी फ्यूल। फ्यूल हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? तो ईंधन सेल में जो फ्यूल यूज किए जाते हैं, जो ईंधन यूज किए जाते हैं, वो मेनली है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस हो गया, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप यूज कर सकते हैं, मेथेन यूज किया जा सकता है, मेथेनॉल CH3OH यूज किया जा सकता है। इन्हीं सब, ये ईंधन है, इन सबको कंबस्ट किया जाएगा, इनका दहन किया जाएगा, ठीक ना। और कुछ और भी सेटअप करेंगे कि इनका ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। और आप जानते हैं कि सभी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है। अगर सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होना है, एक पर अपचयन होना है, ओके। तो वही चीज यहां भी होगा। अब इन ईंधन को कैसे भरा जाएगा, कहां पर भरा जाएगा, और क्या क्या सेटअप होंगे, वो अभी इसमें हम समझाएंगे आपको। एक सामान्य ईंधन सेल हमने ले रखा है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फ्यूल सेल में ईंधन ये हो गए, और फ्यूल सेल में
हमको विद्युत अपघट्य भी लेना होता है, तो विद्युत अपघट्य भी हम लेंगे, और इलेक्ट्रोड भी बनाने होते हैं, यानी सब कुछ काम वैसे ही करना होता है जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा है। ठीक है ना। तो इसमें जो ईंधन सेल का निर्माण सबसे पहले किया था एक साइंटिस्ट थे वैकन, तो इसलिए ईंधन सेलों को वैकन सेल भी कहा जाता है। ओके, तो ईंधन सेल का और क्या नाम हो गया, वैकन सेल भी बोलते हैं। तो अपने फ्यूल टाइप से ये जानी जाती हैं कि इसमें हमने कौन सा फ्यूल, कौन सा ईंधन हमने यूज किया है, उसी के नाम से इनका नाम पड़ जाता है। तो ऑक्सीजन अमूमन सभी में होगा। अगर आपने हाइड्रोजन यूज किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल बोला जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन यूज किया तो आपको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन सेल। मेथेन यूज किया तो मेथेन ऑक्सीजन ईंधन सेल बोला जाएगा। अगर मेथेनॉल यूज किया तो मेथेनॉल ऑक्सीजन ईंधन सेल बोला जाएगा। ठीक है ना, ये इनके नाम हो गए। तो सबसे कॉमन, जो सबसे सामान्य है और आपके सिलेबस में है, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बाकी सबका टेक्निकल पार्ट है। मतलब जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल हूबहू ऐसे थोड़ी होता है, इसमें बहुत सारी और टेक्निकलिटी होती है। जब आप उस फील्ड में पर्टिकुलर जाते हैं तो आपको और डिटेल्ड स्टडी करनी होती है। अभी यहाँ पर आपको थ्योरी सीखनी है। ठीक है ना। तो जो आपके सिलेबस में है मैं उस सेल को डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आपके इसके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, और इस सेल का यूज नासा ने अपने अपोलो अंतरिक्ष यान प्रोग्राम में किया था। फायदा था उसका कि एक तो इस सेल से हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर लेंगे, यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में रासायनिक ऊर्जा छुपी हुई है बॉन्ड के फॉर्म में, रासायनिक बंधों के रूप में, उसको हम विद्युत ऊर्जा में उपयोग कर लेंगे। और जो अंतरिक्ष में तमाम उपकरण होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वहां पर इनका यूज भी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा निकलेगी इसमें से, विद्युत ऊर्जा बनेगी। और साथ साथ सबसे बड़ी बात हुई, जो इसका बाई प्रोडक्ट होगा, यानी जब ये सेल काम करेगी तो जो वेस्ट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ वेस्ट जो निकलता है वो मेनली वाटर होता है, और इस वाटर वेपर को कंडेंस करके, संघनित करके, और उसमें कुछ साल्ट वगैरह मिला करके उसको पीने के लायक भी बनाया जा सकता है। और ये यूज किया गया अपोलो अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेल थी ये उस समय, और आज भी इसका उपयोग किया जाता है इन्हीं सब में। हाँ, इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जा रहा, उसके कुछ अलग कारण है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग एक सामान्य सी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को अच्छे से समझते हैं क्या होता है ये। तो देखिए इसमें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, देखिए एक चैम्बर है और एक वेसल आप समझ सकते हैं। इसमें दो क्या तीन कक्ष हैं, एक कक्ष ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना। अब इन तीन कक्षों के बीच में ये दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर हैं, यानी ये इलेक्ट्रोड, इनको वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा ये इस तरह से, और यहाँ पर जो भी हम ऑपरेटर्स लगाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होके फिर घूम फिर के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर ही, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो यही चीज होता रहता है। तो ये हम मिटा देते हैं इसको। और जो ये इलेक्ट्रोड है ये छिद्रित किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, यानी ग्रेफाइट का। जैसे ग्रेफाइट एक छड़ होती है उसमें तमाम छिद्र बना दिए जाए तो उसको बोलेंगे छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी ग्रेफाइट का बना होता है ये, तो उसमें छिद्र कर दिए गए, और उसी छिद्रों के बीच बीच में क्या भर दिया जाता है, उत्प्रेरक भरे जाते हैं, उत्प्रेरक। और इसके लिए मेनली किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम का, एजी का या पैलेडियम का। इन सब उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो इन्हीं इलेक्ट्रोडों, जो कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसके बीच में छिद्र हैं, उन्हीं छिद्रों में ये सब भर दिए जाते हैं, बीच बीच में ये भी भरे होते हैं। ठीक ना। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑक्सीकरण, यहां पर तो रिडक्शन होगा, यहां पर ऑक्सीकरण होगा, और इन क्रियाओं को स्पीड अप करना होता है, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं को उत्प्रेरित कर देते हैं, तेजी से होने लगती हैं। नहीं तो बहुत देर से अगर ऑक्सीकरण होगा तो बहुत देर से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन देर से मुक्त होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत देर से जनरेट होगी, ये सारी चीजें समस्याएं आएंगी। ठीक ना, कंटिन्यूअस फ्लो बहुत देर से मिल पाएगा हमको। तो ये यूज किया जाते हैं जिससे तेजी के साथ रिएक्शन होती रहे और हमको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली मिलती रहे। ये इनका काम होता है कि बहुत इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को
मतलब अलग कर देते हैं और आयंस अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्क समझ गए इनका, उत्प्रेरक का क्या काम होता है। और इसके बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। और विद्युत अपघट्य है कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन यहां पर भरा जाएगा, दोनों में से कोई एक भर सकते हैं आप। ओके, तो ये हो गया। और इस हिस्से को, जो छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसको हम बोलते हैं एनोड, और ये जो छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है ना। तो जैसा आपने सभी सेल में पढ़ा अभी तक कि एनोड है तो उस पर कौन सी क्रिया होनी है, ऑक्सीकरण की क्रिया होनी है, और कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी, तो वही यहां भी होगी, ठीक ना। अब यहां पर जो एनोड है, एनोड, तो एनोड पर होगा क्या, तो एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, यानी हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहां पर कैसे ऑक्सीकरण होगा, देखिए हाइड्रोजन गैस होगी, ये गैस, और जो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट में इसमें K+ है, OH- है, अगर आपने NaOH भरा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर Na+OH-, इस फॉर्म में यहाँ पर आयंस मौजूद होंगे। तो H2 मेनली किससे इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन से, तो 2OH-, और इसमें इससे बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 2H2O, ये बन गया। प्लस यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इसलिए एनोड पर हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, तो ये कैथोड हो गया। कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की। तो अपचयन पर क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन वाटर से इंटरेक्ट करेगी, प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर ये बन जाएगा 2H2O, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन यहां पर O2 हो गया, यहां पर हम 2H, तो कैथोड पर होगा अपचयन। कैसे होगा, देखिए ऑक्सीजन गैस होगी, देखिए इस चैम्बर में ऑक्सीजन गैस जा रही है, और ये आपका हिस्सा कैथोड का है। तो जब ऑक्सीजन गैस यहां पर जाएगी, कैटलिस्ट प्रेजेंट होंगे, यहां एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी मौजूद है, तो ये जल से इंटरेक्ट करेंगे, यानी 2H2O, ठीक है। प्लस अपचयन की क्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। अब आप कहेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो देखिए एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। देखिए 2 हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन यहां पर, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज। आप चाहो तो इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो रहे हैं। तो ये तो बैलेंस करने की बात है, बाकी आप कॉमनली ये समझ लीजिए कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, वो कैथोड पर आ रहे हैं, जितने की आवश्यकता है उतना हम लिख करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, यानी अपचयन होगा ऑक्सीजन का, और बन जाएगा ये 4OH-, ठीक है। देखिए 4 नेगेटिव चार्ज इधर भी हो गया, ऑक्सीजन 4 होनी चाहिए, 2 और 2 4, ये 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 है। तो ये हो गया अपचयन की क्रिया, मतलब ये हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और ये हो गया अपचयन, अपचयन। अगर आप सेल अभिक्रिया कंप्लीट लिखना चाहें, ये कंप्लीट करना चाहें, तो करना क्या पड़ेगा आपको, पहले तो इसको बैलेंस कर लीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, तो इसको 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो जब हम 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो देखिए 2 ये हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4OH, ठीक है, और ये बन जाएगा 4H2O, और ये बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब सही हो गया। अब इनको हम ऐड करें, तो देखिए इधर क्या मिलेगा हमको, 2H2 प्लस O2, ठीक है, और प्लस 2H2O, ये मिला। अब इधर देखिए 4OH है, इधर भी 4OH है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो इन दोनों को आप
कैंसिल आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों अपोजिट साइड में हैं, तो कुछ बचा नहीं। इधर क्या बचा आपका 4H2O। अब ध्यान दीजिए, इसमें इधर भी 2H2O है, इधर 4H2O है, इसको हम इधर ले जाएं तो 2 और माइनस हो जाएगा, तो टोटल आपके पास कितना बचेगा 2H2O। मिटा दें इसको, ऐसे समझ जाओगे आप लोग, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 2H2O। ठीक ना। आप यहाँ कैलकुलेट करते समय देख लीजिए कि H2O इधर भी है इधर भी है, इस 2H2O को इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, और 4 में से अब 2 निकल गए तो 2 ही बचेंगे। तो देखिए रिएक्शन क्या हो रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर बन रहा है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका है या बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका वाटर है। तो वाटर यहाँ से वेपराइज हो जाएगा, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है जहां आवश्यकता होती है। तो मैंने बताया था इसकी कहानी पूरा, तो स्पेस शिप में या अंतरिक्ष यान में ये सब किया गया था। तो वाटर को कंडेंस करा लिया गया, उसको पीने के इस्तेमाल में लाया गया। तो ये है पूरी सेल अपक्रिया, ओवरऑल सेल अपक्रिया ये है, इसको हम कह सकते हैं सेल अपक्रिया, सेल अभिक्रिया। ठीक है ना। और एक एक इलेक्ट्रोड पर क्या क्या हो रही है वो आपको बताया हमने। तो शुरू से आप देखेंगे, इसको हमने अभी बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये है पूरा इसका मैकेनिज्म। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपके कोर्स में भी है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। पहला तो यही हो सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसका संक्षिप्त वर्णन करो। तो आपको परिभाषा लिखनी है, परिभाषा लिखने के बाद एक ईंधन सेल, यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में जैसे मैंने बनाया है, चित्र पूरा बनाइए, और चित्र बनाने के बाद उसमें लिख दीजिए कि इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, इसमें एक में ऑक्सीजन गैस और एक तरफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस किससे कनेक्टेड होती है एनोड से, और ऑक्सीजन गैस किससे कनेक्टेड होती है कैथोड से, कैथोड के अंदर से होकर जाती है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों ही छिद्रित कार्बन के बने होते हैं, और दोनों के अंदर छिद्रों के बीच बीच में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक भरे होते हैं। जब सेल काम करना शुरू करती है तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर ऑक्सीजन गैस का अपचयन होता है। अपचयन की क्रिया आपको ऐसे दिखा देनी है, ठीक है ना। और बाद में सेल अपक्रिया भी आप लिख सकते हैं कि सेल अपक्रिया मेनली दोनों कंबाइन होते हैं और क्या बनता है जल। बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके और यहां पर आ जाते हैं, अपचयन होता है यहां पर, ठीक है ना। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप में आप इसका वर्णन कर सकेंगे। ओके, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि मान लीजिए MCQs टाइप में आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए कि बताइए एनोड पर कौन सी क्रिया होती है फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के एनोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस का अपचयन होता है, उसकी रिएक्शन आप दिखा सकते हैं, वो मैंने पहले लिख रखा था कैसे होता है, यहां भी सही है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया था इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस फ्यूल सेल से हमको फायदे क्या हैं, ठीक है ना। तो फायदा इसका देखिए कितना अच्छा है कि फ्यूल सेल में आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में, और ये काम आप लगातार कर सकते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक ना। जो और आपको हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ाई थी, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाई थी, उसमें क्या था कि एक समय बाद वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, फिर से उनको रिचार्ज करना पड़ता है। यहां पर क्या है कि आप लगातार इसमें फ्यूल की यानी ईंधन की सप्लाई आप करते रहिए और इससे लगातार ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा, ठीक ना। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि लगातार आप ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं इससे। दूसरा, अगर इसमें देखें तो यहां पर पॉल्यूशन नाम की कोई चीज खास नहीं है। पॉल्यूशन यानी वेस्ट जो आपका बनता है, इसमें आप देख रहे हैं कि जल बनता है, तो जल कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, कोई प्रदूषक नहीं है, तो इससे वातावरण को कोई क्षति खास नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट यानी जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो वाटर है, और वाटर एक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है ना। ये बात हो गई। इसका दूसरा फायदा ये हो गया कि ये प्रदूषण रहित सेल होती है, अर्थात इसमें प्रदूषण नहीं होता इस सेल से, ठीक है ना। इसके बाद इसकी है इफिशियंसी यानी दक्षता बहुत ज्यादा होती है। तो जहां जो हमारे थर्मल पावर काम करते हैं जिससे विद्युत उत्पादन होता है,
उनमें क्या होता है कि लगभग 40%, यानी जितना हम फ्यूल उसमें डालते हैं तो उसके एवज में, उसकी तुलना में हम केवल, जैसे मान लीजिए हम इतना फ्यूल डाल रहे हैं कि उसमें 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, लेकिन उसके जलने से, जो थर्मल पावर प्लांट है, उससे केवल हम 40 किलो कैलोरी ऊर्जा ही उत्पन्न कर पाते हैं। यानी वही आपका किस में कन्वर्ट हो पाता है? विद्युत ऊर्जा में। तो इफिशियंसी यानी दक्षता जो उनकी होती है वो 40% के आसपास है। इसकी 40 से 60 के बीच में, 70 के बीच में है, और इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक ना, इस पर भी वर्क चल रहे हैं, और अलग अलग जो सेल्स हैं उनका अलग अलग इफिशियंसी भी पाया गया है, काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है इसकी दक्षता को। ठीक है ना, तो ये इसके फ्यूल सेल के फायदे हो गए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूल सेल से क्या क्या हमको लाभ हैं, तो ये लाभ है उन सब सेलों की तुलना में। अब इसको हम अपने घरों में क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? तो इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये है कि भाई हमको हाइड्रोजन गैस, यानी फ्यूल सेल के फॉर्म में हमको हाइड्रोजन गैस घर में रखना पड़ेगा, बड़ा सा टैंक बनाना पड़ेगा। ठीक ना, इसके अलावा इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्लेटिनम, सिल्वर या पैलेडियम, जो काफी कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो यही सब व्यवहारिक कारण है कि हम अपने घरों में या मोटर गाड़ियों में बहुत इजिली इसको यूज नहीं कर पा रहे। तो बच्चों, ये ईंधन सेल के बारे में आपने सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और इसको आप वीडियो को देखते भी रहिएगा और अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। जिससे एक बार एक्सप्लेन जरूर कर लीजिएगा, मतलब आप लिख करके देख लीजिए कि मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, कुछ लिख पा रहा हूँ उसके बारे में कि नहीं। ठीक है ना, और जैसे सीक्वेंस में बताया है वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसका आप लोग अध्ययन करिएगा। फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपको मुलाकात होगी। ठीक है, ओके।